Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this video we will discuss about forensic analysis. बेसिकली फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है और बेसिक हम 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फोरेंसिक एनालिसिस और क्राइम सीन एविडेंस के एनालिसिस और इसके बाद फिंगर प्रिंटिंग एंड देन स्केलेटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है। फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है, कोई भी एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं एक रीज़न, सीन और उस पूरे कोर्स और कंसिक्वेंस का जिसके थ्रू वायलेट किया गया अगेंस्ट द स्टेट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल लॉज। ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का एक मेथड है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम जो है एक पॉलिसी बना सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, और जो एक एविडेंस है उसको असेस कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, यानी सही हासिल कर सकते हैं, फिर उस एविडेंस को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उस एविडेंस को एग्जामिन कर सकते हैं, इसके अलावा जो है उसकी डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और जो हमारे पास फोरेंसिक एनालिसिस है, फोरेंसिक साइंस, इसके जो फादर हैं वो है बर्नार्ड स्पिल्सबरी, और सबसे पहले इस चीज़ को जस्टिस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो हैं वो हैं एडमंड लॉकहार्ट, और ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले क्राइम लैब बनाई थी 1910 में। फोरेंसिक एनालिस्ट क्या होता है, वो एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी टेक्निक्स, स्किल्स, जो इसके पास साइंटिफिक और टेक्निकल स्किल्स होते हैं उसको वो यूज़ करता है और एविडेंस को जो है वो एनालाइज करता है ताकि जो क्रिमिनल है उस तक पहुंचा जा सके। जो कि क्राइम सीन से एविडेंस मिलते हैं उनको ये एनालाइज करता है। तो हमारे पास जो है क्राइम सीन क्या होगा, एक वो फिज़िकल लोकेशन है जहाँ पर क्राइम हुआ हो, यहाँ पर सस्पेक्ट हो, सस्पेक्टेड टू बी। इसके अलावा जो हमारे पास प्राइमरी क्राइम सीन होता है वो होता है जहाँ पर क्राइम हुआ हो, और सेकेंडरी क्राइम सीन वो होता है जहाँ पर दूसरे अल्टरनेट लोकेशन है जहाँ से हमें एविडेंसेस एडिशनल मिलेंगे। इसके अलावा सस्पेक्ट और विक्टिम जो है ये जालिम और मजलूम, यानी कि सस्पेक्ट जिस पर्सन पर हमें शक हो कि ये कर सकता है, और जो विक्टिम जो है वो जिसकी जो भी उस किसी भी जुल्म का शिकार हुआ हो, ये पर्सन ऑन विच क्राइम इज अकर्ड। क्राइम सीन एविडेंसेस एंड एनालिसिस, यानी जो हमारे पास क्राइम सीन एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं उसका एनालाइज किस तरह से किया जा सकता है। क्राइम सीन एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो हमें क्राइम सीन से मिलते हैं और जो कि फिर डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर उनको एनालाइज किया जाता है। और ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में जो है उसके बेसिकली इसकी ही डॉक्यूमेंटेशन की जाती है क्राइम सीन की। जो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज से लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जब भी कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट टू ईच अदर देयर इज़ फिजिकल ट्रांसफ़र, यानी कि जो वो फिजिकल ट्रांसफ़र होता है वो किसी जो है वो देयर इज़ अ हेयर विच इज़ ट्रांसफ़र टू द कम, या फिर जो शोल्डर पे हेयर, या फिर जो है ये ब्लड ड्रॉप हो सकता है, या फिर ये क्लॉथ का एक पीस हो सकता है, ये ट्रांसफ़र होता है। जो हमें एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज से जो पीस ऑफ क्लॉथ या जो भी चीज़ है, जो भी ट्रेस एविडेंस मिलेंगे उसको हम एज एन एविडेंस लेंगे, और वो जो एविडेंस हैं वो जो है उसको एज अ एविडेंस एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो है एडमंड लॉकहार्ट जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को फोरेंसिक साइंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज को भी इंट्रोड्यूस करवाया था या ऑब्जर्व किया था। जो 4 बेसिक चीज़ हैं इसमें इसका इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और नेचर ऑफ मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड। इसके अलावा कितने टाइप के एविडेंसेस हो सकते हैं। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, शोज कन्फेशंस जो होते हैं, ये बेस्ड कन्फेशंस जो होते हैं, ये बेसिकली जिस तरह के जो आई ऑब्जर्वेशन होते हैं या आई विटनेस होते हैं। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जो कोई विक्टिम या सस्पेक्ट जो है वो पीछे छोड़ गया उसको हम कहते हैं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं जिस तरह के जो है वो डिजिटल हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, रियल है, फोरेंसिक है, ये भी एविडेंसेस होते हैं। फिजिकल एविडेंसेस अपने दिमाग में जहन में सोचे तो फिजिकल एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, फुट प्रिंट, शू प्रिंट्स, इसके अलावा व्हीकल के जो प्रिंट्स होते हैं यानी कि टायर प्रिंट्स, इसके अलावा जो है और
कौन से हो सकते हैं, जो वेपन्स होते हैं, वेपन्स, उनकी शेल केसिंग, इसके अलावा फाइबर हो सकता है। बायोलॉजिकल में बॉडी फ्लूइड जिस तरह के ब्लड, सीरम, यूरिन, इसके अलावा सलाइवा हो सकता है। और जो हेयर, बोन्स, स्किन सेल हैं, ये बायोलॉजिकल एविडेंसेस में से आते हैं। इसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल में आएंगे। इसके अलावा जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जो एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो भी अगर हम देखें तो इसमें एक मेडिकल एग्जामिनर होता है, एक डिटेक्टिव होता है, एक जो इसमें और स्पेशलिस्ट होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, और जो क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, यानी कि एविडेंस को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो 7S जो होते हैं वो वाइड ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 7S क्या है। यानी कि कोई भी क्राइम हुआ है तो सबसे पहले आपने क्राइम को जाके पकड़ना है, क्राइम सीन को पकड़ना है। क्राइम सीन को पकड़ने का क्या मतलब है कि जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर उसको देखना है कि भाई यहाँ पर हुआ है, तो उस चीज़ को देखना है, यानी कि सिक्योर द सीन। इसके अलावा जो विटनेस है, गवाहों को सेपरेट करना, क्योंकि गवाहों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, सेपरेटिंग द विटनेस। इसके अलावा जो एक ये चीज़ है कि सेपरेट कर लिया। इसके अलावा जो सीन है, सीन मतलब कि वो लोकेशन जहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ है उस सीन को क्या करना है, स्कैन करना है, सीन करना है, और फिर क्या करना है, स्केच करना है। इसके अलावा सर्च करना है जो एविडेंसेस हैं उनको, और फिर उनको सिक्योर कर लेना है उन एविडेंसेस को, और कलेक्ट कर लेना है। ये 7S हैं बेसिकली। और जो यानी कि इसको किस तरह से रिमेंबर रखना है, जो हमारे पास सिक्योरिंग द मीन्स थ्रू अ स्टोरी, इसको रिमेंबर रखना है। ओके यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है सिक्योरिंग द सीन। सिक्योरिंग द सीन जो हमारे पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा उसका ये काम होगा कि उसने वहाँ पर उस इलाके की जाकर हिफाजत करनी है, जहाँ पर वो एविडेंसेस पड़े हुए हैं उनकी हिफाजत करनी है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी लॉग है वो इसने लगाना है। इसके अलावा जो है वो इसको एडिशनल अगर चाहिए कुछ रिक्वायरमेंट्स तो उनके लिए भी उसने बैक कॉल करनी है। सेपरेटिंग द विटनेस मीन्स कि जो गवाह है उनको अलग कर लेना है, उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। और क्वेश्चनिंग किस तरह से होगी, जिस तरह के ये कब वाक़या पेश आया, इसके अलावा जो जिसका मर्डर हुआ है या जो भी क्राइम हुआ है वो कौन है, और जो जिसने किया है वो कौन था, और आपने क्या देखा, क्या हुआ और क्या हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपने इसमें जो व्हाट डिड यू सी हैपन, क्या हुआ था, एंड आप कहाँ थे जब ये हुआ था, क्या हुआ था, और आप कहाँ थे जब ये हुआ था। स्कैनिंग द सीन मीन्स दैट जो आपने जगह जहाँ से फ़ोटोज़ लेनी है उसको देखना है कि भाई यहाँ से फ़ोटो लूँ तो यहाँ पर मुझे एविडेंसेस मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्कैनिंग द सीन। सीइंग द सीन मीन्स जो अपने फ़ोटोज़ लिए हैं उसको क्लोज अप फ़ोटोज़ लिए हैं, जो भी हैं उनको मयरिंग जो भी रूलर है उससे लिए हैं, तो उसको आपने अच्छी तरह से सी करना है, तो उससे भी पोटेंशियल एविडेंसेस मिल जाते हैं। स्केचिंग द सीन, यानी जिस तरह से हम किसी भी शख्स का स्केच बनाते हैं तो इस तरह भी हम इसका स्केच बना सकते होते हैं। स्केचिंग ये होता है कि जिस तरह जो पोजीशन पर मर्डर हुआ है उस पोजीशन को इसी तरह स्केच किया जाता है। इसके अलावा जो और भी एविडेंस, जो और भी आसपास एविडेंसेस हैं उनको भी अच्छी तरह से स्केच किया जाता है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या स्केच बना हुआ है, और ये अच्छी तरह से स्केच बना हुआ है, इससे पता चल सकता है कि यहाँ से किसी ने शूट किया था, तो ये पता चल सकता है। स्केचिंग द सीन जो होता है इसमें एक ये स्ट्रेटजी जो है अपनाई जाती है, जिस तरह कि एक जो बंदा है या जो भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको दो इमूवेबल ऑब्जेक्ट से मेजर किया जाता है। जिस तरह के इनडोर में बात कर लें, विंडोज़ हैं, चेयर्स, इसके अलावा फर्नीचर की चीज़ें जिस तरह आ जाती हैं, इसके अलावा डोर्स हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं जिस तरह के आउटडोर में व्हीकल्स आ गए, ट्रीज़ आ गई। ओके लेट्स कंटिन्यू इट। सर्चिंग फॉर एविडेंस मीन्स दैट कि हम किस तरह सर्च करेंगे एविडेंस के लिए, यानी खोज लगाएंगे। इसके डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये ग्रिड है और इसमें लाइन में सिर्फ ये डिफरेंट है कि इसमें 2 लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो है क्वाड्रेंट का मतलब है 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और एक हिस्सा जो होगा उसको इस तरह करके कर लेना है, यानी कि क्वाड्रेंट होता है 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, उसको हम जोन भी कहेंगे। इसके अलावा स्पाइरल जो होता है ये इसकी ये इस तरह से भी हम इसको एविडेंस की खोज लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें डिफरेंट जिस तरह के फॉरसेप्स या फॉरसेप्स कैंची की तरह ही होती है, लेकिन ये कैंची नहीं होती है, जो कि फोरेंसिक लैब में यूज़ होती है। तो ये फ्लैश लाइट भी इसके अलावा हमें यूज़ हो सकती होती है इस प्रोसेस में। ओके
यहाँ पर सिक्योरिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंस में क्या आएगा, यानी कि एविडेंस को सिक्योर करना मींस दैट कि उसको जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करना, यानी कि कंटेमिनेशन हो सकती है। जिस तरह के डीएनए है अगर, तो उसकी जो है वो डीनेचरेशन हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई इस तरह का हमारे पास स्किन या एविडेंस है जो कि जिसमें बैक्टीरिया या मोल्ड वगैरह की ग्रोथ हो सकती है, तो इसे प्रोटेक्शन के लिए इसका एक प्रोसेस है। इसको हम पेपर बिंडल में रखेंगे। इसकी पैकेजिंग और इस दोनों का प्रोसेस सेम या तकरीबन। इसको हम फोल्ड करेंगे दाएं और बाएं से, ऊपर और नीचे से। पेपर बिंडल में फोल्ड करने के बाद जो है हमने इसको एक प्लास्टिक कंटेनर में रखना है। प्लास्टिक कंटेनर जो होता है उसको हमने सील कर देना है टेप के साथ, और इस तरह से जो है ये प्रिजर्व हो जाएगा। आफ्टर प्रिजर्वेशन जो है हमारे पास पैकेजिंग के बाद चेन ऑफ कस्टडी का ये मतलब है कि ये जो एक पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको दे देना है। और यहाँ से जो है वो मेडिकल एग्जामिनर एग्जामिन करने के बाद उसको फिर से जो है वो पैक कर देगा, सील कर देगा, लेबल कर देगा। लेबलिंग उसकी होती है जिसने कलेक्ट किया होता है, और एग्जामिनर उसको मज़ीद जो है वो करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद उसके ऊपर अपना लेबल लगा देता होता है। ओके, कस्टडी लॉग जो होता है इसको कहते हैं। डीएनए जो होता है किस किस चीज़ से मिल सकता है, बॉडी फ्लूइड से, स्किन से, बोन्स से। इसके अलावा जो है ये हेयर से मिल सकता है। बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूड्स दैट लाइक ब्लड, सलाइवा, यूरिन, सीरम हो सकता है, सीमन हो सकता है। और जो है डीएनए एविडेंसेस जो होते हैं इसकी डिग्रेडेशन से बचाना होता है, इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो जाए। इसके अलावा जो है कंटेमिनेशन से बचाना होता है। जो एविडेंस हमें मिल जाए उनकी एनालाइजेशन भी हो चुकी है, यानी कि जो एविडेंस थे उनके टाइप्स पढ़ी हैं, उसको किस तरह कलेक्ट किया, 7S अप्लाई किए। इसके अलावा 7S अप्लाई करने के बाद उसकी हमने जो है वो डीएनए की प्रोटेक्शन, यानी कि डीएनए के लिए हमने पढ़ा। फिर के चेन ऑफ कस्टडी के बाद डीएनए को पढ़ा ना, डीएनए को किस तरह हमने क्या किया, कलेक्ट किया, उसको हमने प्रोटेक्ट किया, उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज में क्या करेंगे, जो हमारे पास एविडेंसेस आएंगे उसको हमने क्या करना है, एक जो मेडिकल एग्जामिनर है उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करके उसकी डिस्क्रिप्शन तैयार करता है और उसको फिर भेज देता है डिटेक्टिव के बाद। डिटेक्टिव जो होते हैं वो हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, और इस हाइपोथेसिस से डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। जिस तरह के जो एक एविडेंस है वो एक जो जिस बंदे पर शक है उसको विक्टिम के साथ मिला सकता है, या उस सीन के साथ मिला सकता है, यानी लिंक बना सकता है। लिंक से भी हम आगे क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें क्रिमिनल जो है या फिर जो सस्पेक्ट है उसकी आइडेंटिटी मिल सकती है इससे। इसके अलावा हमें इससे जो है एक जो मासूम लोग हैं जिनको मिल सकती सज़ा, उससे ये बच सकते हैं। इसके अलावा जो है ये एक कंफर्म करता है जो गवाहों ने गवाही दी होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इस तरह एविडेंसेस कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको एनालाइज करके हम जो है क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है। जिस तरह के लाइसेंसिंग के लिए हो गया, कोई डिसीज पर्सन है उसकी आइडेंटिटी करनी है तो इससे कर दी जाती है। इसके अलावा जो है अगर कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है तो इसे की जाती है। अगर कोई एक सीन पर हमें एक फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो उसकी आइडेंटिटी के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अगर फ़ॉरेन में किसी को, क्योंकि वो भी आइडेंटिफाइंग ब्यूरोज़ होते हैं, क्रिमिनल आइडेंटिफाइंग ब्यूरोज़ होते हैं, तो उनको भी ज़रूरत होगी तो म्यूचुअल इंटरेस्ट में उनको भी शेयर कर देंगे। और इसके अलावा जो है प्रोसिक्यूट द गिल्टी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये जो थी इसकी एप्लीकेशंस। फिंगरप्रिंटिंग जो होती है एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू जो हम हैं ये क्रिमिनल को अप्रूव या डिसअप्रूव कर देते हैं। और ये लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस में ये जो है टेक्निक यूज़ की जाती है ज़्यादातर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। तो फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं जो स्पेसिफिक एंटिटीज़ होती हैं ऑफ द बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स। और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है। हिस्ट्री की बात करें तो फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर हैं वो बेसिकली हैं गैल्टन जो है वो फादर है फिंगरप्रिंटिंग के। और इनका पूरा नाम जो है वो बेसिकली है
फ्रांसिस गैल्टन। और सबसे पहले जो हमारे पास चाइनीज़ हैं, इन्होंने जो फिंगर की रिजेस हैं उसको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया। और जो एडवर्ड हैरी जो है ये एक ब्रिटिश जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन बंगाल थे, जिन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था इस फिंगर प्रिंटिंग के। ये एक ब्रीफ सी जो है हिस्ट्री है। इसके बाद जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, किस मेथड से उसको फिंगर प्रिंटिंग को लिया जाता है, कौन से जो है वो प्रिकॉशंस करनी चाहिए, किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, और कौन सी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैंने डिस्कस की हैं वो इसमें स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल पैटर्न में ये आर्च्ड जो है, इससे हमें 6 से 7% जो कंपोजिट है, इससे 1 से 2% कंपोजिट मीन्स के 2-3 चीज़ें मिली होती हैं, और वर्ल से हमें ये 25% और लूप से 67% जो है इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसके अलावा एक्सीडेंटल जो है वो भी इसकी एक टाइप है। इसके अलावा इसकी सब टाइप्स जो है, वर्ल जो है वो डबल वर्ल हो सकता है, ये देखिए डबल वर्ल में एक ऊपर एक नीचे। इसके अलावा लूप जो होता है वो भी रेडियल लूप हो सकता है, यानी कि ऊपर और इस तरह करके रेडियल लूप बना हुआ है, यानी कि ये जो है एक सीध में और ये ऊपर की तरफ बना हुआ है। और इसके अलावा आर्च एक टेंटेड आर्च भी होगा। टेंटेड मीन्स ज़्यादा, ये ज़्यादा टेंटेड मीन्स ज़्यादा इस तरह यू शेप्ड हुआ हुआ। कितने टाइप्स के फिंगरप्रिंट हो सकते हैं? लेटेंट फिंगरप्रिंट हो सकता है, विजिबल फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, और प्लास्टिक। लेटेंट का क्या मतलब होगा? जब कोई खून या फिर पेंट, इंक, डस्ट फिंगर्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए तो इससे हमें जो प्रिंट मिलेंगे वो लेटेंट होंगे। जो विजिबल होंगे वो जब फिंगर्स ट्रांसफ़र होंगी, फिंगर यानी किसने ग्लास को उससे हाथ से जो है वो ग्लास पकड़ा हुआ था या कप बोर्ड पे उसका हाथ पड़ा, तो इस चीज़ से जो हमें मिलेंगे, यानी कि जब रिजेस ट्रांसफ़र होंगी किसी भी दूसरी सरफेस के ऊपर, उससे हमें कहेंगे ये विजिबल प्रिंट्स है। और प्लास्टिक प्रिंट्स क्या होंगे? जो किसी भी मेलेबल या सॉफ्ट चीज़ को पकड़ने से जो फिंगरप्रिंट ट्रांसफ़र होगी, जिस तरह के वैक्स होगी और जो है वो पेंट हो गया। जो कितने मेथड है? सबसे पहले एक मेथड है जो पहले पुराने तरीक़ों से यूज़ होता हुआ आ रहा है, वो जिस तरह के एक थंब है उसके ऊपर हम उसके टिप पर जो है वो हम क्या लगाते हैं, इंक लगा लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं और जो है एक इम्प्रेशन पड़ जाता है उस पेपर के ऊपर। इसके अलावा जो इसका एक तरीका है वो है प्रेस या इसको हम कहते हैं रोलिंग मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, एक फिंगर को रखा जाता है और इस तरह उसकी पूरी की पूरी सरफेस स्कैन हो जाती है, या क्या हम क्या लेंगे, एंड देन इट इज़ रोल्ड एंड द होल सरफेस ऑफ द फिंगर इज़ टेकन। और फिर जो इस तरह अगर फेंट होंगे तो पाउडर यूज़ कर लेंगे। इस तरह मेथड कौन कौन से हैं? ये थे कौन कौन सा मेथड है? एक है रोलिंग मेथड, एक है प्लेन मेथड, और एक अगर कोई डेड पर्सन है तो उसकी स्किन हार्ड हो जाती है, इसको या उसमें पैराफिन इंजेक्ट कर लेते हैं या फिर ओलिव ऑयल लगाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। फिंगरप्रिंट को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि कोई सीन है वहाँ से, यानी कोई लोकेशन है वहाँ से अगर फिंगरप्रिंट प्रिजर्व करने है तो यहाँ तो टेप यूज़ की जाती है, फोटोग्राफी कर ली जाती है उसकी, या फिर पाउडर यूज़ किया जाता है। ये केमिकल जिस तरह की सिल्वर नाइट्रेट है, आयोडीन फ्यूमिंग्स है, या फिर जो है वो आयोडीन फ्यूमिंग, सिल्वर नाइट्रेट, या फिर एक और केमिकल है जिस तरह की नील हाइड्रोजन, उसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज कम्प्लेक्स केसेस में फिंगर ही उतार दी जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो मैंने डिस्कस की। इसके अलावा प्रिकॉशंस में यही है कि क्लीन और ड्राई होना चाहिए, और अगर वो फेंट है तो उसको सही करना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि अगर कोई बंदा लेप्रोसी का मरीज़ है, जो कि माइकोबैक्टीरियम, एक स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उससे अगर वो डिजीज़ हुई है तो वो नोज़, स्किन, ईच एंड एवरीथिंग को इफेक्ट करती है, तो उस बंदे के हम फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते हैं। पोरोस्कोपी क्या होती है? जिसमें हम एग्जामिन करते हैं पोर्स को, और हर मिलीमीटर में 9 से 18 जो है पोर्स होते हैं, जो कि रिजेस होती हैं फिंगर्स की। और इसके अलावा जो है ये भी एडमंड लोकार्ड, जो कि फोरेंसिक साइंसेस को जिसने इन्वेंट किया था जस्टिस सिस्टम में, एडमंड लोकार्ड। फूड प्रिंट्स क्या होते हैं ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी मार्किंग भी हो सकती हैं। इसको जो होते हैं ये सफिशेंट होते हैं अगर थोड़ा सा भी इसका हिस्सा मिल जाए। चिलोस्कोपी क्या होती है? फूड प्रिंट्स मीन्स दैट फूड के जो प्रिंट्स होते हैं वो अगर मिल जाएं, या शू के प्रिंट्स मिल जाएं। और प्राइमरी ये होगा कि अगर डायरेक्ट फूड के या सोल के जो प्रिंट्स मिल जाते हैं, और सेकेंडरी ये होगा अगर उसके यूजेज के बाद मिल जाए। चिलोस्कोपी होती है अगर लिप्स के प्रिंट्स मिल जाएं, जिस तरह के ग्लास के ऊपर लिपस्टिक के कुछ मिल जाते हैं। तो जो ली मोव सुंदर जो था उसने 1950s में ये कहा कि जो जिस तरह के लिप्स पर रिंकल्स वगैरह होते हैं तो ये भी हमें मदद करते हैं। इस तरह जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स पर रिजेस होते हैं तो ये आपने याद रखना है। जिस तरह के लार्ज वर्टिकल ग्रूव, स्मॉल वर्टिकल ग्रूव, ब्रांच्ड, इंटरसेक्ट, इसके अलावा जो है नेट लाइक और
लास्ट पे रेगुलर होते हैं। तो ये फिंगरप्रिंटिंग भी एक इंतहाई अहम चीज़ है जिससे हम किसी की बैक जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उस पर भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहले भी पुलिस के पास ये चीज़ें पड़ी होती हैं और जहाँ हम सस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है स्केलेटल रिमेन्स एनालिसिस क्या होता है। स्केलेटल रिमेन्स एनालिसिस मीन्स दैट जो स्केलेटल की रिमेन्स, ढांचे की जो हमें रिमेन्स मिलते हैं उसको हम एनालाइज करके भी विक्टिम या सस्पेक्ट को कर सकते हैं। एविडेंसेस ये भी होते हैं। तो ये बेसिकली जो एक साइंटिफिक ओपिनियन है लीगल एनालिसिस के लिए, जिसमें जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एक वो स्टडी होती है जिसमें जो कि सोसाइटीज़, कल्चर, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल, सोशल करैक्टरिस्टिक्स और उसकी एवोल्यूशन को पढ़ती होती है। तो यहाँ पर जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है ये बेसिकली यूजेस द टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये बेसिकली क्या करती है, एंथ्रोपोलॉजी की फिजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसमें ये स्केलेटल और बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज्ड स्केलेटल या अनआइडेंटिफाइंग ह्यूमन ट्रेसेस से भी एविडेंसेस जो होती हैं उसको लेकर तो क्राइम को सॉल्व कर लेती होती है। अगर स्केलेटल को हम इसकी भी एक स्टोरी बनाएंगे, जिस तरह के एक स्केलेटल मिला है तो उसको पहले रिकवर करेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे, फिर इसको एग्जामिनर ऑफिसर जो है वो इसको एग्जामिन करेगा। उसके जो है वो इसके एग्जामिनर ऑफिसर एग्जामिन करने के बाद हमें उसकी जेंडर के बारे में बता सकता है, उस चीज़ की हाइट के बारे में बता सकता है। उसके अलावा उसके टाइम सिंस डेथ के बारे में बता सकता है, स्टैचूर यानी कि हाइट के बारे में बता सकता है, एज एट डेथ ये डिफरेंट जो है वो रेस के बारे में बता सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर तो हमें पूरे का पूरा स्केलेटल मिला है तो 100% हो सकता है। अगर स्कल का सिर्फ मिला है तो 92%, और अगर पेल्विक का 95%, अगर पेल्विक प्लस स्कल हो तो 98%, और अगर हमारे पास ये इस तरह के हमें लॉन्ग बोन्स मिल रहे हैं तो ये भी बड़ी बेनिफिशियल होती है। इससे 80% जो है वो डिटर्मिनेशन हो सकती है। मैंडिबल क्या होती है, मैंडिबल जो जॉज की ये जॉज है ना, इनके नीचे जो बड़े वाली और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ये बेसिकली एक मूवेबल, एक ही ये मूवेबल बोन है स्कल की, मूवेबल होती है जो, और स्विंग करने के लिए या डिफरेंट माउथ की मूवमेंट्स होती हैं हम इसमें यूज़ करते होते हैं। तो ये मैंडिबल है। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह के इसकी जनरल अपीयरेंस मेल में जो होती है वो लार्जर होती है और थिक होती है, फीमेल में थिन होती है। इसके अलावा मैंडिबल के साथ इसका एंगल आ जाएगा, और इसकी चिन जो होती है ये चिन जो होती है फीमेल में राउंड, जबकि मेल में जो होती है ये यू शेप्ड होती है। इसके अलावा मैंडिबल जो होता है इसके रेमस के साथ जो होता है वो लेस एब्ट्यूज और मोर एब्ट्यूज आ जाएगा, मेल में लेस एब्ट्यूज, और जबकि जो एंगल ऑफ मैंडिबल होता है वो इवर्टेड और इन्वर्टेड, और जो है वो मसल मार्किंग आ जाएगी। ये इसका रेमस है, और इसके साथ ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि इसका 90 से 80 के दरमियान इसका एंगल होता है। अगर 90 का होगा तो इसका मतलब लेस ऑब्ट्यूज है, अगर 180 के करीब होगा तो इसका मतलब है कि मोर ऑब्ट्यूज होता है। तो ये फीमेल में मोर ऑब्ट्यूज होता है। पेल्विस में जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल और फीमेल की, पेल्विस में इसकी जो सबसे पहले आएगा कि जनरल अपीयरेंस होती है इसमें थिक होती है और लार्ज होती है। और इसके अलावा पेल्विस इनलेट, पेल्विस आउटलेट। पेल्विस इनलेट जो होती है इसमें हार्ट शेप्ड होती है मेल में और फीमेल में होती है। इसके अलावा मसल मार्किंग आ जाएगी, इसमें वेल डिस्टिंक्ट होती है और इसमें जो है वो इनडिस्टिंक्ट होती है। इसमें जो होती है पेल्विक आउटलेट जो होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, इसमें जो होती है वो लार्ज होती है। मसल अटैचमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके अलावा स्कल की भी इस तरह से है ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह के साइज़ हो गया, साइज़ आर्किटेक्चर ऑफ द स्कल हो गया। इसके अलावा इसमें स्कल में आगे से चिन टीथ आ जाता है, मैंडिबल आ जाता है, गोनियल जो है वो ये वही वाली चीज़ें, गोनियल एंगल मैंडिबल का जो होता है, और मैंडिबल वही रिपीट होगी चीज़ की, स्क्वेयर्ड और जो राउंडेड होती है। तो इसके अलावा जो टीथ हैं वो इधर लार्जर होते हैं और फीमेल में जो होते हैं वो टीथ स्मॉलर होते हैं। ये इसके डिफरेंट स्कल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। और बाकी जो है वो इस स्केलेटल रिमेन से हम एज डिटर्मिनेशन किस तरह कर सकते हैं। अगर तो हमें डेंटल डाटा मिल जाए या ऑसिफिकेशन क्या होता है कि जो हड्डियाँ जो हैं उनके डिफरेंट अपीयरेंस से या फिर उनके फ्यूजन से जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियोग्राफिक मेथड यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड ये है कि हम नंबर ऑफ ऑस्टियन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ विद एज जो है वो कंपोजिशन ऑफ द बोन चेंज होती रहती है। तो जब 58 ईयर्स का है तो इसमें नंबर ऑफ ऑस्टियन 50 होंगे, यानी कि डिफरेंट एज पर 20 ईयर्स का है तो 12 होंगे। ऑस्टियंस क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर और फिजिकल यूनिट्स होते हैं जो के हड्डियों को मजबूत करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उनमें न्यूट्रिएंट्स की को एंटर करते हैं और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करते होते हैं। तो ये उनका काम होता है। और जितने जो कम्पैक्ट बोन्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ ऑस्टियंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर को किस तरह डिटरमाइन करते हैं, इसमें हम
हिप बर्न जो एक ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड है उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें 2 से 4 सेंटीमीटर जो है वो ऐड कर जाते हैं ताकि जो सॉफ्ट बोन का रिमूव हुई है उसका जो एक खमियाजा है वो उसमें ऐड कर लिया जाता है। टाइम सिंस डेथ को फाइंड आउट करने का एक फिजिकल टेस्ट है, वो पहले ही है, मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने जो हमारे पास एक बोन होगी उसको हम कट करके उसको रखेंगे यूवी लाइट के नीचे। अगर तो सिल्वरी ब्लू टिंट कलर आएगा तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो है ये अब रीसेंट है, और अगर वो सिल्वरी ब्लू टेंट कलर नहीं आता तो इट मीन दैट देयर इज़ अ नो फ्लोरेसेंस, और ये नो फ्लोरेसेंस जो है ये शो करेगी इट्स वेरी ओल्ड। ये इसका फिजिकल टेस्ट है। इसके अलावा भी जो बोन्स होती हैं उसको हम देख के किस तरह बता सकते हैं। अगर तो ऐसी बोन्स हैं जिसके ऊपर लिगामेंट्स या सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इसका मतलब है कि लेस देन 5 ईयर्स हो गया। अगर उसका सोपी टेक्सचर हो गया इसका मतलब है कि बहुत देर हो चुकी है, यानी कि फाइव डिकेड्स या डिकेड्स हो चुके हैं, फ्यू डिकेड्स हो चुके हैं। और अगर हमारे पास इस तरह की आ जाएंगे जो कि क्रम्बलिंग बोन्स लाइट हो गई हैं, वो भी मतलब कि बहुत हल्की हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है क्या हो गया, ये बेसिकली इस तरह हम इसकी डेथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट स्केलेटल है इससे हम इसकी डिफरेंट एज, सेक्स, हाइट, एज सिंस डेथ, डेथ डिफरेंट चीज़ों को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड that's all for today. Thank you for your attention.